नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रिपोर्ट जोन में। आज हम लोग बात करेंगे चाइना पे। चाइना चाइना को समझने के लिए हमें उनकी फॉरेन पॉलिसी समझनी पड़ेगी। उनकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी सिंपल है। विज़न, पॉलिसी, स्ट्रेटजी। और अब विज़न क्या चीज़ है कि चाइना अगले 100 साल में, 200 साल में अपने आप को कहाँ देखता है। और पॉलिसी कि अगले 20 साल, 10 साल, 5 साल में उन्हें क्या करना है। और स्ट्रेटजी जो उस पॉलिसी को पूरा करने में उनकी मदद करेगी। अब स्ट्रेटजी कैसे बनेगी? स्ट्रेटजी उनकी आए दिन चेंज होती रहती है। पॉलिसी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होती है और विजन हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म होता है। अब ये विजन है क्या उनका? विजन उनका ये है कि अगले 100 साल में 1948 से 2048 तक उन्हें क्विन डायनेस्टी का चाइना बनाना है। क्विन डायनेस्टी का चाइना एक्चुअल में जो सबसे बड़ा, जैसे अपने यहाँ मौर्यन टाइम पे इंडिया अखंड भारत था, वैसे किंग डायनेस्टी में चाइना अखंड चाइना था। अखंड चाइना बनाने के लिए वो उनके सारे पॉलिसी स्ट्रेटजी यही सब लगी रहती है। और इंडिया भी अखंड भारत बात करता है, लेकिन कभी इसने कोई पॉलिसी या विजन उस टाइप का कभी कुछ नहीं है। लेकिन चाइना जैसे ही आज़ाद हुआ था वैसे ही उनका मामला सेट हो गया था। तो अब 1948 में जैसे ही वो लोग आगे बढ़े, माओ जेडोंग ने एक बहुत अच्छी, उनके लिए तो भाई अच्छा ही था, टेक्निक लेके आ गए। एक स्टेप पॉलिसी, 5 फिंगर एंड पाम। अब ये 5 फिंगर क्या है और पाम क्या है? ये पाम है आपका तिब्बत, ये 5 फिंगर है लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल, भूटान। तो जैसे ही आज़ाद हुए हम लोग, 1947 में आज़ाद हुए थे। और जैसा आपको पता है कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी थे। नेहरू जी का काफ़ी क्रश था चाइना पे, बहुत ज़्यादा। इतना क्रश था उन्हें कि वो मतलब जिसको जो जो क्या बोले, प्यार में पागल आदमी थे, जैसे ऐसा कह सकते हैं। और चाइना ये बात जानता था। लेकिन चाइना हमेशा से विस्तारवादी सोच कर रहा है। और उसकी तो विजन तैयार है, पॉलिसी भी तैयार है, स्ट्रेटजी भी बना ली। तो उसका पहला टारगेट था तिब्बत। तिब्बत में इंडिया की एम्बेसी अंग्रेजों के टाइम से थी। वैसे तो अब रिकॉर्ड्स के हिसाब से तो तिब्बत 1904 से 48 के आसपास तक ही आज़ाद रहा है, चाइना का पार्ट रहा है। लेकिन खैर हम उसमें नहीं जा सकते क्योंकि उसमें जो भी है उनका इंटरनल मैटर है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि तिब्बत तिब्बत जो है वो इंडिया का पार्ट होना चाहता था। इसका सबूत तो नहीं है, मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये कहीं, काफ़ी जगह से सुना है लेकिन इसका मुझे प्रूफ अभी नहीं मिला। लेकिन तो तो पहले उन्होंने क्या करा कि पूरी, अब उनको पता है कि नेहरू जी बहुत ईगोइस्टिक आदमी है और उनका क्रश भी है चाइना पे। तो उन्होंने, चाइना ने क्या करा, पूरी दुनिया में न्यूज़पेपरों में छपवाया कि इंडिया तो पिठलग्गू है अमेरिका का, अमेरिका जो बोल देगा वही करेगा, अमेरिका कहेगा दौड़ जाओ बेटा तो दौड़ जाएगा, अमेरिका कहेगा खड़े हो जाओ तो खड़ा हो जाएगा, बैठ जाओ तो बैठ जाएगा। नेहरू जी को ये बात उनके दिल पे लग गई कि हाँ, मेरी वाली ऐसा बोल रही है। और आपको भी पता है कि अगर, जब क्रश आपसे रात के 11 बजे आइसक्रीम लाने के लिए कहेगी तो आप, और तुम मेरे लिए रात के 11 बजे आइसक्रीम नहीं ला सकते हो, तो आज दौड़ दौड़ पड़ेंगे। घर पे बता देंगे दोस्त की, तब पापा की तबीयत खराब है मैं जा रहा हूँ। खैर, तो जैसे ही ये बात हुए, और देखा ये जाता है आमतौर पे कि जो देश बनता है वो रिकॉग्नाइज अपने आप को कराने के लिए दुनिया में जाता है, सबसे बात करता है। नेहरू जी खुद चले गए कि हम तुम्हें रिकॉग्नाइज करते हैं और तुम तो मेरी जान हो, ये वो करने लगे। और इस पे ऑफिशियल सरदार पटेल जी ने लेटर लिखा नेहरू जी को कि नहीं बाबा, गलत कर रहे हो, ये वो नहीं है और ये वेस्टर्न ताकतों से भी ज़्यादा खतरनाक है। लेकिन खैर नेहरू जी तो माने नहीं, मानते ही नहीं है। चाइना पे क्रश उनका बहुत पुराना था। 1930 में भी जब ये जेल में थे नेहरू जी, वहां से इंदिरा गांधी को पत्र भी लिखते थे कि चाइना देखो कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है, और कितने वहाँ पे तरक्की कर रहे हैं, ये वो। 1950 में एक और चीज, 1950 में यूएसए ने इंडिया को कहा कि अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाइए। तो नेहरू जी ने
अब दुनिया क्या दलील देती है, उन्होंने तो ये बोल दिया कि नहीं, हम चाइना की दोस्ती के लिए, और तिब्बत से आवाजें आ रही थी कि यहाँ चाइना गलत कर रहा है, और चैन नेहरू जी तो दोस्त क्रश था, तो तिब्बत की बात सुने नहीं। उनको ये लग रहा था कि यूएस से उनको चाइना के खिलाफ चढ़ा रहा है। उन्होंने कहा नहीं, हम चाइना की दोस्ती के लिए, चाइना बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाइना हमारा दोस्त है। और उस समय चाइना को बस एक ही देश ने अगेंस्ट गया था, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने पत्र लिख के लिखा, कहा कि नहीं, चाइना अगर बन जाएगा तो बड़ी उथल पुथल हो जाएगी इस रीजन में, उसको मत बनाओ। लेकिन खैर, हमारे यहाँ तो लोग क्रश तो क्रश। उसके बाद धीरे धीरे अक्साई चीन की तरफ एक रोड बनाने लगा, हाई टेरेन पे। जब रोड बनने लगी तो फिर भाई इंडिया ने कहा कि यहाँ कहाँ रोड बना रहे हो, तो चाइना वहां पे लुर बन गया। उसने कहा कि नहीं, हमें तो पता नहीं था कि ये, अच्छा मेरे पास तो मैप नहीं है, और हमें नहीं पता था कि ये इधर आप लोगों की टेरिटरी है, ठीक है कोई बात नहीं। इंडिया ने कहा अच्छा। एक्चुअल में वो रोड बन रही थी तिब्बत पे हमला करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी हमारे जो थे लोग नहीं समझ पा रहे थे कि क्या, और यहाँ पे चाइना काफी अग्रेसिवली वहां पे इतनी हाई टेरेन पे कोई रोड बना रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये तुम्हारे टेरिटरी है नहीं है, और तुम वहां पे क्यों रोड बना रहे हो। और काफी लोगों को ये बात ऐसा नहीं है कि पता नहीं थी, लेकिन जो ऊपर के जो नेहरू और जो टीम थी, उन्होंने मतलब आंखें बंद कर ली, सच से मुंह मोड़ लिया। 1954 में चाइना ने तिब्बत पर फुली कंट्रोल कर लिया, फुली कंट्रोल कर लिया। अब इंडिया देखता रह गया कि यार ये तो गलत हो गया। जब इंडिया सख्त रुख अपनाने की कोशिश भी कर रहा था, जब नेहरू बीच में थोड़ी सी अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चाइना ने कहा ये देखिए, ये जानते हैं क्या है। नेहरू जी ने क्या कहा, ये है पाम एंड फाइव फिंगर। तो नेहरू जी ने कहा क्या, तो उसने कहा नहीं नहीं सॉरी, ये है पंचशील, हमें ये फॉलो करना है। आप हमारे इंटरनल मैटर में नहीं डिस्टर्ब करेंगे, आप हम पे हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, पिलाना ढमकाना है इनते, सब बता दिया। अब 1958 में क्या होता है कि 80,000 बुद्धिस्ट मॉन्क को इंडिया ने शरण दे दी। 80,000 मॉन्क को शरण देने से, और चाइना तो मौका ढूंढ ही रहा था अक्साई चीन पे कब्जा करने का। और अक्साई चीन की जो रोड थी, उसको फिर नेहरू जी ने मैप बना के दिखाया कि देखो भैया, ये हमारी टेरिटरी है। तो अब चाइना कहता है कि अच्छा, सोचेंगे, बताते हैं। अरे आप पहले, आप थोड़ा मुंह मीठा करिए, फिर आप, हम देखते हैं क्या है। इंडिया को लगा कि कुछ नहीं बोल रहा है, यानी वो मान गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बाद में उसी रोड का यूज होता है, तिब्बत पे कब्जा करता है, वहां से 80,000 लोग भाग के आते हैं, और उसे पूरी दुनिया में मौका मिल जाता है कि ये देखो। और वहां से दलाई लामा भी भाग के आते हैं, तब बहुत छोटे थे। और पूरी दुनिया में वो देख लेता है कि इंडिया ने हमारे साथ धोखा किया, ये किया वो किया। हम्म, और 1962 आते आते हम पे अटैक कर देता है। हम यूएसएसआर से हथियार मांगते हैं, यूएसएसआर, उस समय स्टालिन थे, वो हमें हथियार देने से मना कर देते हैं, क्योंकि चाइना एक मिक्स सिग्नल देने वाली गर्लफ्रेंड के जैसा बिहेव कर रहा था, जो यूएसएसआर से, इंडिया से, दोनों में लगा हुआ था। यूएसएसआर के मना करने के बाद फिर हम मदद मांगते हैं अमेरिका से। अमेरिका मान जाता है। वो डिएगो गार्सिया से अपना एक क्या बोलते हैं, नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा होता है। तो तब तक जैसे ही चाइना को पता चलता है, और वो सीज फायर कर देता है। लेकिन हम लोग 1962 की वॉर हार जाते हैं, और अपना काफी बड़ा हिस्सा चाइना को दे बैठते हैं, रोमांस के चक्कर में। उसके बाद क्या होता है, अब ये हो गया। और मजे की बात ये है कि उस समय हम लोग असम को अबेंडन कर चुके थे। असम के लोगों से नेहरू जी ने बोल दिया था कि भैया अपनी रक्षा स्वयं करें। इसीलिए असम के लोगों को आज भी बुरा लगता है। वो तो खैर अमेरिका आ रहा था, और चाइना ने इतना ध्यान नहीं दिया, नहीं तो हम लोग असम छोड़ चुके थे कि भैया अब तो सब गया है। उसके बाद 1960, उसके बाद चाइना का अगला टारगेट सिक्किम। 1960 में, और एक और चीज डेवलप होती है कि 1960 में, 68 में, अब चाइना का और यूएसएसआर का ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होता यूं है कि जब स्टालिन मर चुके होते हैं, और उनकी जगह आते हैं कुरोशको, सॉरी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो,
जब वो आते हैं तो वो थोड़े लिबरल विचारधारा के थे। उन्होंने कोशिश करी कि हम थोड़ी सी दोस्ती करते हैं अमेरिका से। और जैसे ही उन्होंने ये करा, और चाइना एकदम पजेसिव गर्लफ्रेंड के जैसे दिखाने लगा कि अगर तुमने अमेरिका से दोस्ती करी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ये वो करने लगा। वो बेचारे थोड़े से प्रेशर में आते हैं। और तब तक बात इधर हो ही रही होती है, तब तक जो मना कर रही है कि तुम किसी से दोस्ती करे नहीं करे क्या करे, वही जाके अमेरिका से जोड़ लेती है संबंध। तो और जैसे ये होता है तो इंडिया को मौका मिल जाता है। इंडिया यूएसएसआर से दोस्ती कर लेता है। उस समय इंदिरा गांधी जी आ चुकी थी, और ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप वगैरह काफी चीजें साइन होती हैं, और यूएसएसआर भी खुशी खुशी दोनों हाथों से इंडिया को अपना लेता है। उसके बाद 1971 में सिक्किम जो है इंडिया की यूनियन टेरिटरी बन जाता है। वहाँ के राजा खुद ही ऑफर देते हैं कि हमको ऐसा करना है, चाइना सरहदें फैला रहा है बहुत तेजी से, तो इंडिया कह देता है कि कोई नहीं, हम भी बाहें फैलाते हैं, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए हम आ रहे हैं। और उसके बाद चाइना ये चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इवन आज तक वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया है कि सिक्किम इंडिया का हो चुका है। उसके बाद, और उस समय तक इंडिया और रशिया की दोस्ती काफी अच्छी हो चुकी होती। रसिया के काफी एजेंट भी इंडिया में ऑपरेट कर रहे होते, केजीबी के जो उनकी खुफिया एजेंसी है। उसके बाद एक 1971-72 तक इंडिया और चाइना की इकोनॉमी लगभग बराबर चल रही थी। होता क्या है कि माओ जेडुंग खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह आते हैं डेन जियोपिंग। ये थोड़ा सा मॉडर्न सोच के थे। इन्होंने सोचा कि पहले हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करते हैं, उसके बाद इकोनॉमी मजबूत होगी तो मिलिट्री मजबूत होगी, उसके बाद हम दुनिया पे कब्जा करेंगे। विजन वही है, ग्रेट चाइना 2049 तक, क्विन डायनेस्टी का चाइना। और ये आते हैं और ये तेजी से, और ये अमेरिका से इनका पैचअप हो चुका होता है। और ये फिर अमेरिका से इन्वेस्टमेंट लेते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं इकोनॉमी के फील्ड में। और लेकिन अभी भी ये अब ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बदलते हैं। ये समझ रह गए हैं कि अब सीधे हमला करके हम नहीं जीतेंगे, क्योंकि इंडिया भी धीरे धीरे मजबूत करने लगा था, और बुद्धा जी मुस्कुरा भी दिए थे, लाफिंग बुद्धा हो चुका था, काफी कई चीजें डेवलप हो चुकी थी इंडिया से। 1980 में नेपाल से दोस्ती करता है, और कहता है कि हम आपके स्टूडेंटों को यहाँ अपने यहाँ पढ़ाएंगे। पढ़ाना क्या था कि वो अपने यहाँ बुला के सबको कम्युनिस्ट बना देता है। और आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना में जब मीटिंग होती है तो नेपाल के जो कम्युनिस्ट लीडर है वहाँ जाते हैं मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो ये होगी। और 19 उसके बाद चाइना की जो ग्रोथ हुई है इकोनॉमी में, बूम बूम करके, वो तो मतलब उसके लिए तो हमें भी उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। भले चाहे जैसा भी है, दुश्मन से भी अगर सीखने को मिलता है तो सीखना चाहिए। 2014 आते आते तक जो उनका सी जिनपिंग, इनको 11 जिनपिंग कुछ लोग हंसी मजाक में बोल देते हैं, एक्चुअल में सी उनका सरनेम है, उल्टा लिखते हैं। तो 2014 में जब ये आते हैं, ये एक चीज और ऐड कर देते हैं, कह देते हैं कि अब हम लोग दुनिया में क्वीन डायनेस्टी का चाइना तो बनाएंगे ही, साथ ही वेस्टर्न वर्ल्ड ने जो हमारी बेइज्जती करी थी। एक्चुअल में हुआ क्या, तो ओपीएम वॉर था। ओपीएम वॉर हुई थी कि जो ये वेस्टर्न ताकतें थी, इंग्लैंड और सॉरी यूके वगैरह, इन लोगों ने अफीम बेचते थे चाइना में। तो चाइना के राजाओं ने मना करा कि भाई ये अफीम अफीम मत बेचो, यहाँ पे सब लोग नशे की हालत में रहते हैं, कोई काम धंधा नहीं कर रहा, सब बैठे हुए हैं। तो जंग हो गई, अफीम बेचने के लिए जंग हो गई, और राजा को इन्होंने जंग में हरा दिया। हरा के फिर अफीम बेचा। तो उसके बाद उस चीज का सी जिनपिंग भी बदला लेना चाहते हैं कि 2048 तक जब हम क्विंग डायनेस्टी का चाइना बना चुके होंगे या कोशिश कर रहे होंगे, तब हमें अब बाकी अपनी जितनी भी बेइज्जती है उसका बदला भी लेना। कैसे लेना है वो वही जाने, पता नहीं ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। खैर, अब फ्यूचर में क्या होने वाला वो तो नहीं पता है। तो ये आशा करता हूँ आपको बातें समझ में आई होंगी। और खैर, अभी भी तो बहुत दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े प्लेयर आ चुके हैं, जैसे पुतिन है। यूगर रिवर किनारे एक बार चाइना ने व्लादिवोस्तोक करके एक जगह थी, उस पर क्लेम कर दिया।
तो उस समय तो पुतिन बैठे थे, पुतिन किसी की सुनते नहीं है, सामने खड़े हो गए। और फिर वो तो फिर तब ये थोड़े ठंडे हुए, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये नेहरू थोड़ी है, ये रोमांस वाला चक्कर नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो गोलियां चल जाएंगी। तो यही सब करते करते आज जो हम लोग चाइना देख रहे हैं, जो वो करना चाह रहा है, उसके पीछे उसकी यही मंशा है। और वो इंडिया को नहीं है, अभी तो साउथ चाइना सी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो मुझे भी थोड़ा हौसला मिलेगा ताकि मैं अगला पार्ट इसका बना सकूं। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।